गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब क्लासेस जानकी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दोस्तों उन सभ्यता के बारे में जो हड़प्पाई लोग अपने जीवन में प्रयोग करते थे। कहने की बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के समय में उन मानवों की राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से आयात करते थे, कहाँ से निर्यात करते थे, इन सब बातों के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता के उन स्थलों की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कई स्थलों की बात की थी। आज हम हड़प्पा के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक और उनके उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें अगर, तो कई इतिहासकारों ने बताया कि स्रोतों के अभाव के कारण वास्तव में बोल सकते हैं कि उनके राजनीतिक के विषय में जानने के लिए ऐसे कोई भी स्रोत मौजूद नहीं थे। अनुमानित या अनुमान के हिसाब से बताया गया कि उस सभ्यता के लोगों का जो राजनीतिक जीवन था स्वाभाविक रूप से पुरोहित के द्वारा या फिर बोल सकते हैं कि उनकी जो राजनीतिक जीवन रहा होगा वह पुरोहित, व्यापारी वर्ग एवं नगर प्रशासन द्वारा संचालित किया गया होगा। कहने की बात है स्रोतों के अभाव के कारण, स्रोतों के अभाव के कारण अनुमान लगाया गया कि वहाँ की जो राजनीतिक जीवन होगा शायद पुरोहित वर्ग या फिर नगर प्रशासन द्वारा संचालित किया जाता रहा होगा, किया जाता रहा होगा। कहने की बात है सिर्फ और सिर्फ इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि शायद उस सभ्यता के राजनीतिक जीवन को चलाने के लिए या तो पुरोहित वर्ग रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि उस समय पुरोहित को व्यक्तियों के द्वारा ज़्यादा सम्मानित वर्ग में रखा गया था। इसलिए शायद पुरोहित के द्वारा ही वहाँ पर राजनीतिक स्थिति अपनाई गई हो या पुरोहित के कहने पर ही वे लोग अपना कार्यभार संभालते रहे हों, या नगर पंचायत जैसी नगर प्रशासन जैसी कोई व्यवस्था रही हो। सिर्फ अनुमान के हिसाब से ही ये बताया गया है। अगर हम बात करें
उनके सामाजिक जीवन की, तो अगले हेडिंग में, ये तो पहला था, दूसरे में डाल लीजिए सामाजिक जीवन किस प्रकार था उनका। सामाजिक जीवन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। परिवार, अच्छा, समाज की सबसे छोटी इकाई का मतलब ये होता है कि जो समाज था, जैसे हमारा एक गांव होता है उसमें समाज उसी को कहते हैं, और समाज का मतलब उस समाज में सबसे जो छोटी इकाई थी, मतलब सबसे छोटा जो व्यवस्था थी उसे परिवार कहा जाता था। परिवार को ही मिलाकर हमारा समाज बना था। तो कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति उसमें सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता था। और अगर बात करें परिवार, तो हड़प्पा सभ्यता में परिवार का जो मुखिया होता था, वो माता होती थी। इसीलिए इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता बोलते थे। मतलब इस समय जो परिवार का मुखिया होता था वो माता होती थी। इसीलिए इस सभ्यता के सामाजिक जीवन में या उस परिवार के छोटी इकाई की शासन प्रशासन को मातृसत्तात्मक कहा जाता था। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वर्ण व्यवस्था के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कहने का मतलब इस समय या हड़प्पा सभ्यता में कोई भी वर्ग नहीं था। कहने का मतलब उनको उनके कार्य के द्वारा ही उनको वर्ण में शामिल कर दिया जाता था। अगर कोई किसान है तो वो किसान वर्ग में या शूद्र वर्ग में शामिल हो जाता था। कोई कारीगर है शिल्प व्यवस्था में शामिल हो जाता था। कोई व्यापारी है तो व्यापारी वर्ग में, कोई ज्ञानी पुरुष है तो उसे पुरोहित वर्ग में शामिल कर दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म व्यवस्था थी। कर्मों के अनुसार ही मनुष्यों को उनके जाति में विभाजित कर दिया जाता था। कहने का मतलब वर्ण और कर्म दोनों अलग है। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे समाज में जो जातियां हैं उनको डिवाइड कर देना। जैसे आज चल रहा है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य होगा और शूद्र का पुत्र शूद्र होगा। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। उस समय कर्म के अनुसार मनुष्यों को रखा जाता। अगर कोई व्यक्ति शिल्पकार है, कारीगर है, तो उसे शिल्पकार के जाति में शामिल कर दिया जाएगा। कोई अगर व्यापारी वर्ग है तो उसे व्यापारी वर्ग में, ज्ञानी पुरुष को पुरोहित वर्ग में। ऐसे ही कर्म के अनुसार वर्ण को रखा गया था या कर्म के अनुसार व्यक्ति को उनके जाति से संबोधित किया जाता था। ठीक है। उस समय अगर वर्ण की बात करें तो कौन कौन से वर्ण थे? पुरोहित वर्ण था, व्यापारी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था और शिल्प वर्ग था। कौन कौन से थे? पुरोहित वर्ग था। व्यापार करने वाले को व्यापार वर्ग में रखा गया, व्यापार वर्ग। जो शिल्पकार थे उन्हें शिल्प वर्ग में रखा गया था। और जो श्रमिक या कार्य करने वाले व्यक्ति थे उनको जो है श्रमिक वर्ग में रखा गया था। उनको श्रमिक वर्ग में रखा गया था। आप लोग नोट करिए, तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल लें।
चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बात करते हैं। आपने हड़प्पा सभ्यता के लोगों की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति जान ली है। राजनीतिक स्थिति का कोई प्रमाण न मिलने के कारण इसे अनुमानित किया गया है, और सामाजिक स्थिति जो है मातृसत्तात्मक थी, मुखिया माता थी। इस समय पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्प वर्ग और श्रमिक वर्ग थे, जिन्हें उनके कर्म के अनुसार विभाजित किया गया था। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत ही कुछ अन्य टॉपिक की। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। शांति प्रिय थे। क्यों शांति प्रिय थे? क्योंकि उनके खुदाई के दौरान ऐसे कोई भी औजार नहीं मिले हैं जिससे हमें पता चले कि उनके समय में लड़ाई झगड़ा होता था। वे समतावादी थे। समतावादी थे। समतावादी का मतलब समान व्यवहार, एक दूसरे से शांतिप्रिय व्यवहार, एक दूसरे को अपने समान रख करके ही एक दूसरे से बहुत भाईचारा का व्यवहार रखते थे। मतलब समतावादी, समान, सब समान थे। कोई भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखता था। एक दूसरे से सब प्यार करते थे। भाईचारा इतना अच्छा था, इसीलिए इस सभ्यता को समतावादी सभ्यता भी कहा गया था। इन सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। मतलब कहने का ये है कि इस समय के लोग मांस का भी प्रयोग करते थे और फल फ्रूट या शाकाहारी खाद्य पदार्थों को भी प्रयोग करते थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। चौथी बात करें अगर, तो इस सभ्यता के लोग आभूषणों का प्रयोग करते थे, और आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिला दोनों वर्ग के करते थे। इस समय के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे, पशुओं को लड़ाते थे, पासा खेलते थे एवं शिकार करते थे। कहने का मतलब शांतिप्रिय थे, समतावादी थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, पुरुष एवं महिला दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे, अपने मनोरंजन के लिए नाच गाना करते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, पासा खेलते थे और शिकार करते थे। जल्दी जल्दी नोट करिए। तो हम अगले टॉपिक पे बात करें। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही इनके आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। चलिए बात करते हैं इनके आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति कि ये लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें इनके, तो इस समय या इस सभ्यता के लोग की जो आर्थिक स्थिति निर्भर थी, उसका मुख्य कारण, जो मुख्य बोल सकते हैं मुख्यतः, वे लोग कृषि पे आधारित थे। इस समय के लोग जुताई, बुआई, सिंचाई आदि से परिचित थे। अगर बात करें कृषि के अंतर्गत, तो ये लोग जौ, गेहूं, मटर,
कपास, चावल आदि से परिचित थे। मतलब कहने का शायद कृषि के दौरान इन सब फसलों को उगाया जाता रहा होगा, क्योंकि ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये लोग इन फसलों का प्रयोग अपने समय में करते थे। अगर बात करें किन फसलों का या किन फसलों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो गन्ना एवं रागी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। कहने का मतलब गन्ना और रागी से ये लोग परिचित नहीं थे। कौन लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगर हम बात करें पशुपालन की, तो ये लोग पशुओं को भी पालते थे और इस समय इनका जो प्रिय पशु था वो कुबड़ वाला सांड था। भाई, प्रिय पशु कौन सा था? कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। इसके अलावा ये लोग गाय, घोड़ा आदि से परिचित थे। गाय और घोड़े से भी परिचित थे। जल्दी जल्दी से नोट करते रहिएगा आप लोग। अगर बात करें उद्योग धंधों की कि ये लोग किस सामग्री का उद्योग करते थे या निर्माण करते थे, तो ये लोग सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प, सूती वस्त्र, बर्तन और सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प की वस्तुएं बनाते थे आदि से परिचित थे। उद्योग में यह कार्य करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें व्यापार की कि ये लोग व्यापार कहाँ से करते थे? व्यापार, अगर बात करें व्यापार की तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान एवं अफगानिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान से ये लोग व्यापार करते थे। अगर बात करें निर्यात की कि ये लोग निर्यात किन किन वस्तुओं का करते थे? अगर बात करें निर्यात की तो सूती वस्त्र, हाथी का दांत एवं लकड़ी का निर्यात करते थे। सूती वस्त्र, हाथी का दांत, सूती वस्त्र, हाथी का दांत एवं लकड़ी का निर्यात करते थे। उसके बाद अगर हम आयात की बात करें कि ये किन किन चीज़ों का आयात करते थे, आयात, तो इनके आयात में चांदी, टिन, तांबा एवं लाजवर्दा। चांदी कहाँ से आयात करते थे? ईरान एवं अफगानिस्तान से, ईरान एवं अफगानिस्तान। अगर हम बात करें टिन की, अगर हम बात करें टिन की तो यह
अफगानिस्तान से आयात करते थे। अगर बात करें तांबा की, तो तांबा का आयात ये लोग राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से करते थे। राजस्थान के खेतड़ी नामक क्षेत्र से करते थे। अगर बात करें लाजवर्धा की बात करें तो ये लोग मेसोपोटामिया, जो कि प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, मेसोपोटामिया से ये लोग लाजवर्धा का आयात करते थे। ठीक है। इसके अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक है वो है धार्मिक जीवन। इन लोगों का धार्मिक जीवन क्या था, ये किस प्रकार के भगवान को मानते थे या किसकी पूजा करते थे। अगर बात करें इनके धार्मिक जीवन की, तो ये लोग लौकिक धर्मवाद थे। लौकिक धर्म को मानने वाले थे। लौकिक धर्म का मतलब, लौकिक मतलब दिखाई देने वाला। जैसे कोई जादूगर जा कर के कोई जादू दिखा दे तो उसी को ये लोग मानने लगते थे, भगवान मानने लगते थे। कहने का मतलब ये था कि लौकिक धर्म को मानने लगते थे। जो ये देखते थे उस पर, जिस पर इनको भरोसा नहीं होता था, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो विश्वसनीय नहीं थी उस समय पर, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसको ये धर्म मान लेते थे, उसकी पूजा करने लगते थे। जैसे बारिश हो रही है तो उसको पूजा करने लगते थे, इंद्रदेव की पूजा करने लगते थे। धूप निकली, सूर्य को देखा, सूर्य देवता की पूजा करने लगे। नेचुरल को देखा या नेचर को देखा, पेड़ पौधों को देखा, मातृदेवी मान लेते थे, भूमि की पूजा करने लगते थे। आग को देखा, आग की पूजा करने लगे। पशुओं को देखा, पशुपतिनाथ की पूजा करने लगे। ऐसा कहने का मेरा मतलब ये है कि लौकिक धर्म को मानने वाले थे। जिस भी चीज़ को देखते थे और उनको लगता था कि ये अनोखी चीज़ है, उसी को मानने लगते थे, उसी की पूजा करने लगते थे। कहने का मतलब ये है कि इनका मानना ये था कि सारी धरती किसी न किसी भगवान के रूप में चलाई जा रही है, और जो भी कैटेगराइज हैं, जैसे पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, आग है, पानी है, हवा है, इन सब के अलग अलग देवता हैं। इसीलिए देवतावादी भी बोल सकते हैं इनको। चलिए, अगर बात करें धार्मिक जीवन की, तो ये लौकिक धार्मिक वाद थे या लौकिक धर्म को मानने वाले थे। उसके अलावा यहाँ से मंदिर के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। मंदिर के कोई भी प्रमाण, मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। नहीं मिला। बात करें उन देवी देवताओं की जिनकी ये पूजा करते थे, तो उनमें मातृदेवी या भूमि की देवी, पशुपतिनाथ, मातृदेवी, पशुपतिनाथ, उसके अलावा नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, स्वास्तिक पूजा। उसके अलावा नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा,
स्वास्तिक पूजा एवं अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। कहने का मतलब शायद हवन भी करते हों। अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त। ये तो बात थी सिंधु घाटी सभ्यता के उन व्यक्तियों की स्थितियों की, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जिसको हमने आज पढ़ लिया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी, कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए थे, और आज उनके सामाजिक स्थिति या उनके सारी सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ लिया। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सभ्यता, जो कि ऐतिहासिक, जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल था। उनमें ऐतिहासिक काल में हमने बताया था कि हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी और मानी जाती थी कि इंडस वैली सभ्यता से पहले, जब इंडस वैली सभ्यता की खुदाई या फिर उसकी खोज नहीं हुई थी, तब हमारे इतिहासकारों द्वारा ये माना जाता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वही हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और जब आर्य लोग आए भारत में तो उन्हीं के द्वारा ये सभ्यता चलाई गई, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। किंतु 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, तब हमारे इतिहासकारों ने बताया कि वैदिक सभ्यता से भी 1000 वर्ष पहले एक सभ्यता थी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता के नाम से जानते थे। आज हमने हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह पढ़ लिया और हो सकता है कल मैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो डिस्कस करूंगा, और एग्ज़ाम के अंतर्गत वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो कल आप लोग पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि मेरे बोर्ड पे लिखते ही आपको आंसर का पता चल जाए। और कल हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, या बोल सकते हैं इंडस वैली सभ्यता के क्वेश्चंस उठा करके हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक, जो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को, और बताएंगे कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम उनको 2 भागों में बांटेंगे और वहाँ के स्थितियों के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारी की सारी स्थितियों के बारे में जानेंगे। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस कमेंट करके बताइए कि मैं आगे भी अपना लेक्चर स्टार्ट रखूं, और प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।